हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। और प्रोनाउन में मैं बात करूंगा आपके सामने रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। उसके बाद हम बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन की। तो आइए पहले समझ लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। इसके पहले भी हम लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने दूसरे प्रोनाउंस के बारे में जाना है। आज हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन छोटी सी वीडियो होगी, काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बस कॉन्सेप्ट हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। रेसिप्रोकल का मतलब समझिए आप। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जब म्यूचुअल बात चलती है, जब दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में म्यूचुअल की बात चलती है, आपस में परस्पर बात चलती है, उस प्रकार के प्रोनाउन को रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। इसको हिंदी में परस्पर ही बोलते हैं, परस्पर सर्वनाम। तो आइए जरा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दो लोग हैं और एक ये है दूसरा। मैं आपको अगर समझाना चाहूं, अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में फाइट है, इसने इसको मार दिया तो ये चला, इसने उठ के इसको मार दिया, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आपस में जब दोनों चीजें होने लगती है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिव यूज। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने लिखा इट इज यूज्ड टू शो, इट इज यूज्ड टू शो म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअल इधर लिख दे रहा हूं, म्यूचुअल रिलेशन। दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में म्यूचुअल परस्पर संबंध बताने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब इनके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान छोटा सा प्रोनाउन है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये दो टाइप के होते हैं। पहला है आपके सामने ईच अदर। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये शब्द तो आपने सुना हुआ है। एक होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर, वन अनदर। बस इन दोनों को ही हमें आज की वीडियो में सीखना है और यही हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर का यूज दो लोगों के लिए किया जाता है, ओनली फॉर टू, ओनली फॉर टू। दो के लिए ईच अदर का यूज किया जाता है और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का यूज किया जाता है, फॉर मोर देन टू। दो से ज्यादा के लिए। अब बस क्या दिक्कत हो सकती है, आप बाद में जाकर इस चीज को बोल सकते हैं कि कहां ईच अदर, कहां वन अनदर। तो आइए एक छोटी सी ट्रिक से हम इस चीज को याद कर लेते हैं। देखिए, वन अनदर को याद करिए। ईच अदर तो दो लोगों के बीच में है ही, वन अनदर को मैं कैसे याद करता हूं। मान लीजिए कोई एक इंसान है जिसके लिए वन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वन लिखा हुआ है। अब अनदर की अगर बात करें तो आप इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं, एन अदर। क्या लिखा हुआ है? एन अदर। एक्चुअल में अनदर का मतलब को तोड़ते हैं तो यही तोड़ने पर निकलता है एन अदर, जहां पर एन एक आर्टिकल है, आपको पता है एन एक क्या है? आर्टिकल है। और ये एन आर्टिकल क्या दिखाता है? आप कहेंगे सर ये संख्या में एक को दिखाता है। एन का मतलब एक होता है, जिस प्रकार एक का मतलब एक, वैसे ही एन। तो यहाँ पर है वन एन अदर, मतलब कि एक और दूसरा आदमी। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि मेरे पास एक ये मैन व्यक्ति है और इसके साथ दो तीन लोग और खड़े हुए हैं, 1 2 3 4। तो मैंने क्या कहा? प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन है, मतलब वन एन अदर। एन अदर का मतलब इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो कैसे शेयरिंग हो रही है? ये इसके साथ भी रिलेशन है, इसके साथ भी परस्पर रिलेशन और इसके साथ भी है। दूसरे वाले को अगर मैं इंडिविजुअली पकड़ूं तो पहले वाले के साथ भी है, तीसरे वाले के साथ भी है, फोर्थ वाले के साथ भी है। आसानी से इस बात को समझ पा रहे हैं? मैंने कहा अगर यहाँ पर कुछ लोग मैं बना देता हूं, हम वन अनदर की बात करें तो वन मतलब ये, अनदर मतलब ये इसका इसके साथ भी रिलेशन होना, इसके साथ भी रिलेशन होना और इसके साथ भी रिलेशन होना। पर्टिकुलर में सेकंड वाले को पकड़ता हूं तो इसका इसके साथ भी रिलेशन होना, इसके साथ भी रिलेशन होना और इसके साथ भी रिलेशन होना। इसी प्रकार इसकी अगर मैं बात करूं तो आपने कहा इसका इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इस प्रकार की बातें हैं जो वन अनदर में होती है। तो आपने कहा वन एन अदर मतलब एक और बाकी सब एक एक के साथ। इस प्रकार आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब कुछ एग्जांपल से देखते हैं किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और उस क्वेश्चन को किस प्रकार आपको टैकल करना है, सॉल्व करना है। मिटा रहा हूं इसको मैं। देखेंगे इन एग्जांपल्स को। पहला हमारे सामने, राम एंड मोहन कोऑपरेट
विद वन अनदर। आपने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है राम एंड मोहन, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 2 लोग के लिए आप ईच अदर का यूज करते हैं और 2 से ज्यादा के लिए वन अनदर का यूज करते हैं। राम एंड मोहन कॉपरेट विद वन अनदर। आपने कहा ये गलत हुआ, प्रोनाउन का यूज यहाँ पर होना चाहिए था राम एंड मोहन कॉपरेट विद ईच अदर। इतनी ही आसान चीज एग्जाम में पूछी जाती है, बस डिफिकल्ट क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि कहाँ वन अनदर और कहाँ ईच अदर लगेगा। तो मैंने बड़ी आसानी से बताया कि वन एंड अदर और अदर लोग कितने भी हो सकते हैं। ऑल दी 5 फ्रेंड्स रिस्पेक्ट ईच अदर। आपने कहा ऑल दी 5 फ्रेंड्स, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी 5 दोस्त एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। आपने कहा ईच अदर नहीं होगा, क्या होगा? वन अनदर। क्या होगा? वन अनदर। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ऑल दी 5 फ्रेंड, तो मैं 5 फ्रेंड मैंने अगर आपके सामने बनाए, इसका मतलब क्या है कि ये एक फ्रेंड इसकी भी रिस्पेक्ट करता है, इसकी भी इंडिविजुअली और इसकी भी। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फिर से चारों की इंडिविजुअली रिस्पेक्ट करता है। इस प्रकार की बात है। बोथ ऑफ द गर्ल्स टीच वन अनदर। आपने कहा बोथ ऑफ द गर्ल्स टीच वन अनदर। यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं है, लेकिन हमें पता है बोथ का मतलब होता है 2। क्या होता है? 2। यहाँ पर 2 की बात चल रही है और 2 के लिए वन अनदर नहीं लगेगा। क्या लगेगा? ईच अदर लगेगा। ईच अदर। ये थी हमारी बात किसको लेकर? रेसिप्रोकल प्रोनाउन को लेकर, परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम जिसको हिंदी में बोलते हैं। बड़ी आसानी से आपने इस आसान चीज को समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रोनाउन लेते हैं। अगला जो हमारा प्रोनाउन होगा वो होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में देख लेते हैं। ये छोटे छोटे प्रोनाउन हैं, बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाते हैं और एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडेफिनिट प्रोनाउन से बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देख लीजिए, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? आपने कहा अनिश्चित। तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष व्यक्ति की बात ना करते हुए हवा में बात करते हैं, उसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि अगर मैं आपके सामने बोलूं समवन इज कॉलिंग मी, ये समवन कौन है जी? आई डोंट नो। तो समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ऐसे प्रोनाउन जिनसे किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी नहीं मिलती है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने कहा कौन कौन से हैं ये? तो आपने कहा समवन, समबडी, याद करना बड़ा आसान है। समवन, समबडी, नोबडी, नो वन, या फिर एनीवन। ये आपके कौन से प्रोनाउन हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, वन। मैंने लिखा वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन क्या है? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आता कि सर ये वन कैसे प्रोनाउन हो सकता है, ये तो एक नंबर है और नंबर मतलब कि ये एक डिटर्मिनर होने की वजह से एडजेक्टिव होना चाहिए। तो एक एग्जांपल से मैं इन शॉर्ट में समझा देता हूं। आई बॉट 3 न्यू पेन एंड एन ओल्ड वन। इस सेंटेंस को आप देखिए समझने के लिए। मैंने आपके सामने लिखा आई बॉट 3 न्यू पेन्स, पेन्स आएगा यहाँ पर। मैंने 3 नई पेन खरीदी। एंड एन ओल्ड वन, और एक पुरानी। आप कहेंगे एक पुरानी क्या? तो मैंने कहा एक पुरानी पेन। लिखा नहीं है फिर भी कैसे पता? आइए जरा देख लेते हैं। एक के लिए यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है एन। क्या लिखा हुआ है? एन। एन मतलब क्या होता है? एक। ओल्ड मतलब पुरानी। तो ये वन किसको दिखा रहा है जी? ये वन नंबर को नहीं दिखा रहा है, ये वन दिखा रहा है किसको? पेन को। मैं ऐसे भी लिख सकता था आई बॉट 3 न्यू पेन्स एंड 2 ओल्ड वंस। 2 ओल्ड वंस। अगर मैं यहाँ पर एन की जगह 2 करता तो वन की जगह पर वंस हो जाता, प्लूरल। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ये जो वन लिखा हुआ है वो एक प्रकार का इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? यहाँ पर वन प्रोनाउन है, ना कि कोई नंबर है। इस सेंटेंस से हमने समझ लिया। ये क्यों बताया मैंने? ये प्रूव करने के लिए कि वन एक प्रोनाउन भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, तब वो एडजेक्टिव होगा। जैसे वन पेन, पेन के पहले आया एडजेक्टिव, लेकिन अभी यह क्या है?
आपका प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा ये। मैं बहुत ही तेजी से इन चीजों को पढ़ा रहा हूं क्योंकि चीजें आसान हैं और उतना डिफिकल्ट नहीं है, आप बड़ी आसानी से इनको समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज देखिए आप, इनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो बनता है पजेसिव केस को लेकर। अब मैं इस वन को यहाँ से मिटा दे रहा हूं और इन सब का जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन को छोड़कर इन सबका पजेसिव केस होता है हिज। क्या रखेंगे आप? हिज। इनका पजेसिव केस होता है। जैसे समवन मतलब कि कोई भी एक आदमी, हिज मतलब उसका। जबकि वन का पजेसिव केस जो होता है वो हिज ना होकर वो होगा आपके सामने वंस, अपस्ट्रोफे एस, वंस होगा। इस बात को याद रखेंगे। बस इतनी सी बात को याद रखने से ही आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन में एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। बस इतना सा ही एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका वन का पजेसिव केस क्या होगा? वंस होगा। आइए अब कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये पजेसिव केस क्यों बोल रहे हैं। पजेसिव केस मतलब अधिकार को दिखाता है, पहले इनके बारे में बात कर चुके हैं। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए कितने छोटे छोटे आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, वन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। पहला आपके सामने वन शुड। अगला मैंने आपके सामने लिखा, समवन शुड डू, कुछ भी लिख दीजिए, शुड डू हिज वर्क ऑन टाइम। अगला मैंने आपके सामने लिखा, वन शुड रिस्पेक्ट हिज हर या फिर वंस कंट्री। इतना लिख देता हूं आसान। आइए समझ लेते हैं। आप, उम्मीद करता हूं आपने लगा ही लिया होगा आंसर। वन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। अगर कोई भी आपकी इसकी हिंदी करने जाएंगे जब आप, तो आप ऐसा करेंगे कि वन शुड के व्यक्ति को अपने एल्डर्स की क्या है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हिज मतलब उसका, तो जब हिंदी करेंगे तो बिल्कुल सही लगेगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अगर वन सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसका पजेसिव केस कभी भी हिज नहीं हो सकता। पजेसिव केस क्या होगा? हमेशा वंस होगा। एग्जाम में बहुत पूछी जाती है ये वाली चीज। समवन शुड डू हिज वर्क ऑन टाइम। यहाँ पर देखिए आप, समवन का पजेसिव केस हिज है, बिल्कुल सही जी। आपने कहा हमें सिर्फ और सिर्फ वन को याद रखना है कि वन का वंस होता है, बाकी सबका हिज होता है। अगर यहाँ पर वंस लिखा होता तो ये गलत हो जाता। अभी हिज लिखा है, बिल्कुल सही है। वन शुड रिस्पेक्ट हिज हर या वंस कंट्री, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? आपने कहा वन है तो यहाँ पर वंस कंट्री होगा। इतनी बात को समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर लिखा होता वन शुड रिस्पेक्ट हर, यहाँ लिखा होता समवन शुड रिस्पेक्ट हिज की जगह हर वर्क ऑन टाइम, तो भी बिल्कुल सही होता, क्योंकि ये हिज लड़के के लिए है और हर गर्ल के लिए है, तो ये दोनों ही चीजें सही है। हमें क्या देना है? वन होगा तो वंस, अदरवाइज इन बाकी सबके साथ क्या लगेगा? हिज। चाहे वो नोबडी हो, एनीबडी हो, समबडी हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, उस सबके साथ आपका हिज नाम का पजेसिव केस लगेगा। इतनी बात को समझ पा रहे होंगे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात है। अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे तो बस हो गया हमारा काम। आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हमारे सामने प्रोनाउन है वो है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो कि कुछ भी नहीं है। इट इज नथिंग। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको पढ़ना भी नहीं है, बस मैं इंट्रोड्यूस आपसे करवा रहा हूँ। एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनते भी नहीं है। उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं टेंस नाम के चैप्टर में। तो टेंस में ही हम उसको पढ़ लेते हैं, उसी में वो आ जाता है। क्या बोला आपने? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, वो शब्द जो प्रश्न बनाने के काम में आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और सारे WH वर्ड, जितने भी WH वर्ड है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा व्हाट, अगला मैंने लिखा वेयर, इसके बाद हाउ, हु, ये सारे के सारे कौन से प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगला मैंने लिखा विच,
WH वर्ड आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हमें इनके बारे में ये पता है टेंस नाम के चैप्टर में कि जब भी सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो जाता है तब स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाता है कि WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आती है मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। इसमें क्या डिफरेंस है? आपने कहा जब WH वर्ड आएगा तो ये क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। ये बात तो हमें पहले से ही आती है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे देता हूं। मैंने बोला हु आर यू, आप कौन हैं, हाँ या ना। अगला मैंने आपके सामने लिखा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, क्या इससे कभी भी गलती हो सकती है आपसे? बिल्कुल नहीं हो सकती। अब जो एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मिटा रहा हूं मैं इसको, कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए आपके सामने, मैंने आपके सामने यहां ब्लैंक छोड़ा, ऑफ दीज बॉयज has broken the window। इनमें से किस लड़के ने विंडो को तोड़ा है? ऑप्शन आपके सामने है, या तो हु लगेगा या लगेगा विच। तो आप अगर देखें तो हमने हु के बारे में पढ़ा है कि ये पर्सन्स के लिए यूज होता है, हाँ या ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं और आप बॉयज को देखते हुए, क्योंकि बॉय एक पर्सन है, बॉयज को देखते हुए आप हु की तरफ जा सकते हैं, ये गलती कर सकते हैं आप, बस इतनी सी बात है। लेकिन कभी भी जब ऐसा आ जाए पूछने के लिए ऑफ दीज, और यहाँ पर चाहे व्यक्ति हो या एनिमल हो या कुछ भी हो, व्हाटएवर, जब भी ऑफ दीज लग जाएगा मतलब कि यहाँ पर सिलेक्शन का जब भी केस बन जाएगा, उस केस में आपको जेंडर या फिर कैटेगरी को ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ विच का यूज करना है। तो आपका सही होगा विच ऑफ दीज बॉयज हैज ब्रोकन दी विंडो। अच्छा, मैंने हैज क्यों लगाया है? क्योंकि ये सिंगुलर है विच। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो थोड़ी देर पहले हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़े हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये वाली बात नहीं बता पाया मैं आपको। इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जैसे समवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मतलब इनके साथ हमेशा इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, वॉज लगेगा, वर नहीं लगेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। किसके साथ? इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ। और ये जो WH वर्ड है ये भी सिंगुलर ही है। तो विच ऑफ दीज बॉयज हैज ब्रोकन दी विंडो। तो जब भी सिलेक्शन का केस आएगा ऑफ दीज लिखा आ जाएगा, आप क्या करेंगे? यहाँ पर विच का यूज करेंगे, ना कि हु का। यही क्वेश्चन सिर्फ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से आता है। और बाकी की सारी चीजें मैंने आपको बताया WH वर्ड क्वेश्चन बनाने का काम करते हैं। तो ये वाली चीज हम टेंस में ऑलरेडी सीख लेते हैं, वहां पर कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये एफर्ट आपको पसंद आया होगा। और इस छोटी सी वीडियो में 2 से 3 प्रोनाउन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ।